हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 18 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा साइट का, वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो डॉक्टर सुसंता को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। इसका नाम याद रखना, ठीक है, 2020 का है, ये भी याद रखना। डॉक्टर सुसंता कर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया बेंगलुरु द्वारा प्रोफेसर एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें लीशमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान द्वारा नासा के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा है? ठीक है, तो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको भेजा गया है। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी निजी कंपनी ने ऐसा किया है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप याद रखना। नासा के इतिहास में पहली वाणिज्यिक मानव अंतरिक्ष यान प्रणाली के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जिसे रेजिलियंस कहा गया है, ठीक है, रेजिलियंस कहा जाता है, के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। ठीक है, इस चालक दल में जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं उनमें से 3 तो अमेरिकी हैं और एक उसमें जापानी नागरिक हैं। ठीक है, चारों अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताएंगे। ओके, तो इनको जो भेजा गया है, वो जो रॉकेट है उसका नाम है फाल्कन 9। ठीक है, उसका नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है कई बार। तो फाल्कन 9 से इन चारों लोगों को वहाँ पर, चारों अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर भेजा गया है। ठीक है, यह जो है यानी कि कितने टाइम में वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो 27 घंटे का वो था। ठीक है, ये कमर्शियल क्रू जो मिशन है ये 27 घंटे में पूरा हुआ है, यानी 27 घंटे में वो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। ये वहाँ पे कम से कम मार्च अप्रैल तक रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6 महीने तक रहेंगे, फिर उसके बाद वो वापस आ जाएगा ये। ठीक है, और ये इससे होगा क्या, इस मिशन से, इस प्रक्षेपण से अमेरिका और जो अंतरिक्ष स्टेशन है, ठीक है, उसके बीच में जो चालक दल के सदस्यों के जो मतलब उसके बारी बारी आने के लंबी जो श्रृंखला है, ठीक है, उसकी शुरुआत होगी यहाँ से। ओके, चलिए, इसके बारे में इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 8वीं ब्रिक्स एसटीआई इन द सेंस के साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसकी अध्यक्षता रूस ने की है। 8वीं हुई है और क्या है ये? साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, इसकी अध्यक्षता हुई है। ब्रिक्स समूह के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्रिस्तरीय की 8वीं बैठक वर्चुअली माध्यम से सदस्य देशों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग पर आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की है। ठीक है, देखिए ये पॉइंट आपका यहीं पर ख़त्म होता है कि इस बैठक और इसमें भारत की तरफ से यानी कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो वो किया है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बाकी इसमें एक पॉइंट लिखा गया है कि रूस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष है। ठीक है, ये चीज़ अलग है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ इन डिटेल की है क्या। ठीक है, ये जो 12वां शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता तो रूस ने ही की है, इतना तो आपको पता चल ही गया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो थीम है, 12वें शिखर सम्मेलन की बात कर रही हूँ मैं, थीम है इसकी वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। ठीक है, यानी कि ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये 12वें शिखर सम्मेलन की थीम है और रूस ने इसकी अध्यक्षता की है। इसमें किसने भारत को रिप्रेजेंट किया है? पीएम मोदी ने। ठीक है, पीएम मोदी ने संबोधन किया था
और उसमें उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उस पर उसके सुधार से लिए, यानी कि उसके बारे में फोकस किया है। उन्होंने बोला है कि उसमें सुधार होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। यानी कि 13वें शिखर सम्मेलन होगा वो, ठीक है, अभी 12वां हुआ है तो 13वें शिखर सम्मेलन में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अब बात आती है कि इससे पहले भारत ने कब अध्यक्षता की है, तो 2012 में और 2016 में भी भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर चुका है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि इससे पहले भारत ने कब इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है, तो वो चीज़ याद करने वाली है। 2 बार जो है इंडिया इसकी अध्यक्षता कर चुका है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की कि ये क्या है। ब्रिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है। 2001 में जब इसकी स्थापना हुई थी, ये BRIC, केवल यही इसमें 4 कंट्री थे, यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फर्स्ट यानी कि जिसका फर्स्ट समिट जो हुआ था वो हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था येकेतेरिनबर्ग में, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है, रूस में है ये जगह, वहाँ पर इसका जो है पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये ब्रिक्स कैसे बना, क्योंकि पहले ये ब्रिक था, उसके बाद 2010 में इसमें जो है साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया, तो तब जो है ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है, तब से ये ब्रिक्स बना। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में, देखिए यहाँ पे पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद ब्रिक्स इसको कहा जाने लगा, ठीक है। 2009 में हुआ था पहला, फिर 2010 में, और ये 2011 में इसका तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था, ओके। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन चुका है, और कई बार जो लास्ट के करंट अफेयर्स होते हैं 1 और 2 ईयर से पूछ लिए जाते हैं। तो जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था इसका ब्रिक्स का, वो ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में, ठीक है। और उसकी जो थीम थी 2019 की बात कर रही हूँ मैं, उसकी थीम थी आर्थिक विकास एक अभिनव भविष्य के लिए है, ठीक है, तो ये उसकी थीम थी, ठीक है। बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये जो ब्रिक्स है, मैंने इतना तो बता दिया कि किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी, कब कब इसका फर्स्ट समिट कब हुआ था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितना जो है, मतलब इन कंट्रीज़ में वर्ल्ड का कितना वो है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 42% जो है इन्हीं कंट्रीज़ के उसमें आती है, ठीक है, यानी इनके अंतर्गत आती है। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड का 17% पार्ट जो है वो इन्हीं के अंतर्गत आता है, ठीक है, इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा, क्योंकि ये जो है विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, 5 देश जो हैं, ठीक है, जिनके नाम आपको पता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ओके। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड GDP की, ठीक है। वर्ल्ड GDP की अगर बात करते हैं तो कितना पार्ट जो है ये इन कंट्रीज़ के अंतर्गत आता है, तो वो है 23%, ठीक है, ये आप याद रखना, ये पूछ लिया जाता है। चलिए, इसके बारे में और कुछ खास नहीं है, मैंने सब कुछ एक एक पॉइंट यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, ठीक है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें। 15वां सम्मेलन है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की है, इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने की है। वियतनाम वर्ष 2020 के लिए आसियान का अध्यक्ष है। 15वां जो हुआ है ये 15th ईस्ट एशिया समिट, इसमें जो है भारत को यानी कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, ठीक है। उन्होंने किसके बारे में सबसे ज़्यादा, यानी कि किस चीज़ पर उन्होंने फोकस किया, ठीक है, किस चीज़ के बारे में उन्होंने वहाँ पर चर्चा की या बात की, तो दक्षिण चीन सागर जो है, ठीक है, दक्षिण चीन सागर में यानी कि इन टोटल चीन को क्रिटिसाइज़ किया गया वहाँ पर पूरे तरीके से, उसमें जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, ये सब उन्होंने वहाँ पर कहा है, ठीक है। ये जो आपका है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है, इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए,
जो 10 तो वही हैं आपके जो एशियन मतलब कि जो आसियान के हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं मैंने बताया था अभी 2-3 दिन पहले ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनके नाम बता देती हूँ। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। इन 10 कंट्रीज़ के अलावा भी इसमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके नाम हैं भारत, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस, ठीक है। ये सारे कंट्रीज़ जो हैं इसमें आते हैं, किस में आते हैं? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में, ठीक है। तो इसके अलावा और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इतना ही है, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी डेज हैं आप उस लिस्ट में इनको ऐड कर लेना। 14 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। मधुमेह एक गैर संचारी रोग है जो कि किसी व्यक्ति में तब पाया जाता है जब मानव अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन यानी कि एक हार्मोन जो रक्त शर्करा या ग्लूकोज को नियंत्रित करता है का उत्पादन नहीं करता है, या जब शरीर प्रभावी रूप से उत्पादित इंसुलिन का उपयोग करने में असफल रहता है, ठीक है। तो इस किस तरीके से ये शरीर में आता है, ये चीज़ आप यहाँ से पता लगा सकते हो। 14 नवंबर 1891 को जन्मे सर फ्रेडरिक बेंटिंग ने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर वर्ष 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। बाकी ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कहाँ खेला जा रहा है। देखिए ये है यानी कि PPL, ठीक है, नाम याद रखना आप लोग। तो ये इंदौर में खेला जा रहा है, ठीक है। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग यानी कि PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, ठीक है। इंदौर नगर निगम के 19 क्षेत्रों को इन 4 टीमों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो आप ये यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कहाँ पर इसको खेला गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा राज्य सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए पहला राज्य बना है, इम्पॉर्टेंट होती हैं जो पहली बार चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होती हैं। तो वो पहला राज्य आपका केरल है। केरल सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह देश में पहली बार है कि किसी राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। आधार मूल्य होता क्या है? आधार मूल्य सब्जी की उत्पादन लागत से 20% अधिक होगा, ठीक है। वहाँ का क्या वो होगा वो बता दिया गया है। यहाँ तक कि अगर बाजार मूल्य आधार मूल्य से नीचे चला जाता है तो उत्पादन किसानों से आधार मूल्य पर खरीदा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा इसमें भी कि किस राज्य ने इसको लागू किया है। बाकी यहाँ से अगर स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिया जाता है तो पूछ लिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।